ड्राइवर है, ड्राइवर के बिना बस यूजलेस है। इन द सेम वे राइट्स के बिना कोई कंट्री वेल डेमोक्रेटिक नहीं कहलाया जा सकता। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, सपोज करो कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कुछ कंट्रीज के। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, बात कर लो आ, हमारे देश में जिस तरीके से राइट्स है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात कर लो, वो कंट्री वो अपने को बताता है कि भाई हम डेमोक्रेटिक है, बट वहाँ पे डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी आप देखते हो कि वहाँ पे पीपल के पास किस तरह के राइट्स है। पीपल डू नॉट हैव एनी राइट्स। दैट्स व्हाई इन अनदर साइड वी कैन से दैट पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ओनली ऑन पेपर। पेपर पे वो केवल डेमोक्रेटिक है, बट ऐसे देखा जाए तो उस कंट्री को हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन, आप लोग यस या नो बोलते जाएंगे, बोलो या फिर यहाँ पे राइटिंग में टेक्स्ट में करते जाओ, तब समझ में आएगा कि आप लोग सुन भी रहे हो। एवरीबॉडी, आप लोग टेक्स्ट में भी यस या नो कर सकते हो। यस, टेक्स्ट में आप लोग यस नो करते रहो तो मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। ओके, तो देखो पीछे के चैप्टर में जो भी आपने डिस्कस करा था, ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि आज ये सब आपने पीछे इलेक्शन इंस्टीट्यूशन सब ये सब डिस्कस किया है जो भी है। आज हम लोग राइट्स के बारे में बात करना है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको मैंने बताया था क्या चीज, यहाँ पे देख लो कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देख के हम लोग को बताए गए हैं। जैसे मैं सपोज करूँ कि सऊदी अरब की बात कर लो, अरब की बात करोगे तो वहाँ पे फीमेल जो वुमेन है, वुमेन डू नॉट हैव, वहाँ पे लेडीज लोगों को पहले वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, बट आगे चलकर वहाँ पे राइट दिया गया है। तो यहाँ देखो, लाइफ विदाउट राइट्स, जीवन बिना अधिकार का कैसा होगा। इमेजिन करो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाए, ऑल फैसिलिटीज अगर हमको दिया जाए तो हमें किसी तरह की राइट की जरूरत नहीं है। तो इमेजिन करो कि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, और उस कमरे के अंदर बंद करके आपको सारे के सारे खाने सारी फैसिलिटी दी जाए, बट आपको कोई राइट्स ना दिया जाए, सोसाइटी में आपको उठने बैठने का अधिकार ना दिया जाए, तो क्या एवरीवन विल एंजॉय दैट लाइफ? वो लाइफ सबको पसंद होगा? नोबडी। प्लस यहाँ पे देखो एक प्रिजन इन गुनेटामो बे, ये एक जगह था जहाँ पे लगभग कई, अभी देखो 1971 का जो वॉर हुआ था, उसमें हमारे देश के कई हजार मतलब सैकड़ों जो सोल्जर्स थे, वो आपके पाकिस्तान के जेल में आज तक बंद हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सपोज करके उनके पास क्या राइट, या फिर अभी देखो आपने वीर अभिनंदन, वीर कमांडर अभिनंदन की भी कहानी सुनी थी, जो फैक्ट में अभी आपने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के एरियाज में वो गिर जाते हैं, प्लस कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन बाद में चलकर इंडिया को सब वो कर दिया जाता है। तो जैसे में वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सपोज करो कि एक बंदा जब दूसरे देश में जाकर फंस जाए तो किस तरीके के पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे देखो सऊदी अरब के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे में यहाँ पे देखो, कंट्री जो होता है वो हेरिडेटरी किंग के द्वारा रूल किया जाता है, और लोगों के पास यहाँ पे अपने रूलर्स को चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होता। सऊदी अरब की बात की जा रही है। यहाँ पे दूसरा है कि वहाँ के जो किंग्स होते हैं वो वहाँ के लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो जज को अपॉइंट करते हैं। प्लस सिटीजन्स के पास कोई भी राइट नहीं है, वो वहाँ के पब्लिक जो पॉलिटिकल अपना पार्टी तैयार नहीं कर सकती, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं कर सकती। मीडिया के पास भी, मीडिया भी वहाँ की इंडिपेंडेंट नहीं होती। मीडिया जो होती है, जो मोनार्क होते हैं, जो राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, उनके ऑर्डर को उनको फॉलो करना पड़ता है। प्लस यहाँ की बात कर लो कि वहाँ पे कोई भी धर्म को एक्सेप्ट करने का आज़ादी नहीं है, मतलब वहाँ पे एक ही रिलीजन काम करता है, वो क्या है, मुस्लिम। वहाँ पे नॉन मुस्लिम रेसिडेंट जो होते हैं, वो अगर अपने धर्म को अपना रहे हैं तो वो चुपचाप प्राइवेट में वो करें, पब्लिक में वो नहीं। जैसे मैं सपोज करो कि आप हिंदू हैं, तो आपको अगर वहाँ पे पूजा करना है तो ओपनली आप जाके जय माता दी या फिर जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बोलोगे तो उस पर आपको पनिशमेंट हो जाएगा। आप चुपचाप अपने घर के अंदर जो करना है वो करिए। तो सपोज करो कि इतना ज्यादा, प्लस वहाँ पे वीमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक, लेडीज जो है उनके ऊपर भी बहुत सारे पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पे लेडीजों को बहुत सारे अधिकार नहीं है। लेडीज को वहाँ पे एक तरह का डोमेस्टिक स्लेव के रूप में ट्रीट किया जाता है, नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ज्यादा आप देख रहे हो कि इस तरह की समस्याएं वहाँ पे मौजूद है। तो क्या उस तरह के कंट्री में हम लोग रहना चाहेंगे जहाँ पे इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है? Nobody wants to live there, कोई नहीं रहना चाहेगा। जस्ट इसके अपोजिट सारे सिस्टम हमारे देश में मौजूद है।
हमारे देश में सबको आज़ादी है, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को तैयार कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर सकता है, आज़ादी के धर्म के लिए आज़ाद पूरी तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। अरे रेस्ट्रिक्शन है तो तुम्हारे देश के लोग वहां पे सऊदी अरब में नहीं है। अनुष्का, आपके कंट्री के लोग सऊदी अरब में मौजूद है ना। सपोज करो कि हमारे ही देश से कोई सऊदी अरब में गया और सऊदी हमारे यहाँ के मीडिया वहां पे नहीं जाती है। सपोज करो हमारा देश सेकुलर कंट्री है, हमारे देश में क्या क्या सिस्टम है दूसरे देश को नहीं पता चल रहा है, या फिर दूसरे देश में क्या है वो हमारे देश को नहीं पता चल रहा है। हमारे देश के लोग, मैंने बोला था ना कि सपोज करो कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है, जो वैश्वीकरण होती है, उस ग्लोबलाइजेशन में हमारे यहाँ के लोग देखते हो कि मैक्सिमम इंडियंस पाकिस्तान या फिर आ, दूसरे देशों के लोग, अफगानिस्तान के लोग जो सब सऊदी अरब में बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब वो हमारे देश के लोग आते हैं। सपोज हो सकता है कि हमारे देश के लोग अगर वहाँ पे कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन, तो वो लोग आके हम पे बोल रहे हैं। तो ये सब छिपता थोड़ी ना किसी देश का। यहाँ पे घर का खाना नहीं ना कि आपने घर में क्या खाना बनाया खा लिया चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। और ये भी नहीं है कि एक छोटा ये कंट्री है, कंट्री में क्या रूल रेगुलेशन ये पता नहीं चलेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। गेटिंग यस नो। और एक छोटी सी कहानी भी यहाँ पे दी हुई है, देख लो यहाँ पे। कहानी है ये, एथेनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो में जैसे मैं देखो, आप देख लो कि जर्मनी की बात कर लो। जर्मनी में आपने देखा क्या चीज की जो ये जो थे नाजिज्म वाले थे, वो लोग जीव को किस तरीके से मारते हैं। श्रीलंका में चले जाओ, सिनालाज वाले तमिल को किस तरीके से मारते हैं। साउथ अफ्रीका में चले जाओ, व्हाइट वाले ब्लैक को किस तरीके से मारते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे कोसोवो एक देश, एक कंट्री जिस जगह पे एक मैसेक्रे मतलब हत्याकांड होता है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को मारता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ था, एक छोटा सा देखो वहां पे भी राइट्स है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, श्रीलंका जो है वहां पे क्या है कि जो सिन्हालाज स्पीकिंग पीपल है, जो वैसे लोग जो सिन्हालाज लैंग्वेज बोलते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उनको हायर एजुकेशन मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी। और तमिल बोलने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहां पे इस तरह का ओपनली डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे देख लो, छोटा सा इस कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि दिस वाज ए प्रोविनेंस ऑफ यूगोस्लाविया। कोसोवो जो था यूगोस्लाविया का एक छोटा सा पार्ट था अलग होने के पहले। इसमें आप देखोगे कि पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बानियन, मतलब यहाँ पे अल्बानियन जो ग्रुप के लोग थे वो मेजोरिटी में थे पूरे देश में, ठीक है। सॉरी, अल्बानियन जो थे वो खुश थे, वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन सर्ब्स जो थे वो मेजोरिटी में थे, ठीक है। और सर्ब्स कौन थे, तो नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब होता है जो अपने लिए केवल सोचते थे, सेल्फिश जिसको बोल सकते हो, जिनको दूसरों से कोई मतलब नहीं था। तो a narrow minded Serb nationalist Milosevic had won the election। तो यहाँ पे मैंने इलेक्शन जो वहां पे हुआ अल्बानियन एंड सर्ब के बीच में, तो सर्ब मेजोरिटी में थे, तो क्लियर है कि जीत किसकी होगी, सर्ब की होगी। सर्ब जीत जाते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे देख लेना कि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल थी कोसोवो के अल्बानियन के अगेंस्ट में। जिस तरीके से मैंने बताया कि जर्मनी में नाजिज्म वालों ने ज्यूज के साथ किया, श्रीलंका में सिनाला वालों ने तमिल के साथ किया, वही यहाँ पे काम सर्ब वाले जो थे वो कोसोवो में अल्बानियन के साथ करने जा रहे थे, ठीक है। ही वांटेड द सर्ब्स टू डोमिनेट। वो चाहते थे कि सर्ब पूरे देश के ऊपर राज करे। इसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे। तो इस सबसे पहले उन लोगों ने माइनॉरिटी अल्बानियन को देखा, उन लोगों को बोला कि भैया तुम देश को छोड़ के निकल लो, या फिर सर्ब जो लोग हैं उन लोगों का डोमिनेंस को एक्सेप्ट करो। मान लो, आप मान लो क्या चीज, कि जो सर्ब है वो आपके मेजोरिटी माने वो ताकतवर है, उनको अपना हेड मान लो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे क्या होता है, एक फैमिली की बात की गई है। अल्बानिया में एक फैमिली है कोसोवो के टाउन में, 1999 अप्रैल की घटना है। जो 74 ईयर्स ओल्ड जो है बतीशा कोक्सा जो है वो किचन में बैठी हुई है, और उनके हस्बैंड है जिनका नाम है ईद, ठीक है। वो भी स्टोव के पास बैठे, अपने को ठंडी का टाइम है तो गर्मी ले रहे हैं।
इसके बाद उन लोगों ने कुछ बम उम की आवाजें सुनी और उन लोगों ने ऐसा महसूस नहीं किया कि सर्बियनियन जो ट्रूप है वो उनके घर की तरफ ही आ रही है, उनके शहर में एंटर कर चुकी है, ठीक है। अगले टाइम सीन्यू 5 और 6 सोल्जर, आखिर 4 5 6 जो सोल्जर्स है वो इनके घर के दरवाजे को धक्का देंगे, घर के अंदर एंटर कर जाते हैं कि अब इसी तरह की घटना आज के डेट में ईरान इराक में जाके देख सकते हो, इस तरह होता है, ठीक है। तो 5 6 सोल्जर्स इनके घर में एंट्री कर जाते हैं, किसके घर में, बतीशा ओक्सा के घर में एंटर कर जाते हैं, जो कि ये अल्बानियन है, और सर्ब्स वाले एंटर करते हैं और जाकर पूछता है तुम्हारा बच्चा किधर है। दे शूट एड्स, उन लोगों ने क्या कहते हैं इनके हस्बैंड को वहीं पे 3 गोली मार दिया, मैंने मार के खत्म कर दिया। और उसके बाद बतीशा जो थी वो इस चीज को याद करके बताती है कि भाई उस समय का क्या सिचुएशन था। तो सपोज करो कि वो भी तो दुनिया थी, वो भी तो देश है, उस जगह पे भी उस देश में इस तरह मैं तो यहाँ पे कोसोवो में ये जो अल्बानियन थे वो रह रहे थे, उनके पास कोई राइट था जब मन करे जानवरों की तरह वो गोली मार दो, कुछ कर दो, ये वो। हॉस्टाइल का मतलब होता है एकदम एक्सप्लोजिव एरियाज, ठीक है, बर्निंग एरियाज, जहाँ पे राइट ऑफ फाइट के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये भी एक तरह का पॉइंट है, आप देख रहे हो कि जहाँ पे सर्ब्स वाले हैं वो अपने मेजोरिटी का यूज कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ताकत का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को डिस्टर्ब, उन लोगों को बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो ये भी एक देश है, हमारा भी एक देश है। हमारे देश में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कोई किसी को कुछ कर दे, तुरंत ही चाहे वो मेजोरिटी में चाहे माइनॉरिटी में FIR तुरंत दर्ज होगा, उसको जेल होगी। गेटिंग एवरीवन। अब आओ राइट इन ए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे पहला ही पॉइंट है कि व्हाट आर राइट्स। देखो यहाँ पे दिया है कि राइट्स आर क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया कि राइट्स वो क्लेम है जिसको संविधान ने एक्सेप्ट किया है, प्लस आपके समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है, संविधान ने उसको क्रिएट किया, आपके सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सऊदी अरब से इंडिया को कंपेयर कर लो, चाइना से इंडिया को कंपेयर कर लो, नॉर्थ कोरिया से इंडिया को कंपेयर कर लो, आप सऊदी अरब से इंडिया को कंपेयर कर लो, ईरान इराक सीरिया लीबिया इन सारे देशों से इंडिया को कंपेयर कर लो। बेटर कौन है, इंडिया और अदर कंट्री। मतलब राइट को सही तरीके से यूज कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में। अब चलो अगला एक क्वेश्चन है कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सोसाइटी सेक्स बाय लॉ। चलो यहाँ पे देखो, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आखिर डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स की जरूरत क्यों। तो देखो राइट्स की जरूरत क्यों है, एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। स्कूल जो है, स्कूल में हमें क्लासरूम के अंदर किसी भी सीट पे बैठने का राइट्स, कोई सब्जेक्ट पढ़ने का राइट्स, ये सब राइट। तो उसी तरीके से आपने देखा कि भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पर राइट्स की जरूरत क्यों, बिकॉज राइट्स है जो कि हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव पॉइंट्स का, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स के तरीके से यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि राइट्स हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनी अदर। कोई भी मेजोरिटी, जैसे मैं छोटा एग्जांपल देखो, इंडिया की बात कर लो, हमारे देश में कोई मेजोरिटी अगर चाहे किसी माइनॉरिटी के ऊपर मतलब उसके राइट्स को स्नैच करें, उसको एक्सप्लॉइट करें, उसके राइट्स को सप्रेस करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज वो जो माइनॉरिटी में जो बंदा है वो उसके पास ये राइट है कि अगर उसके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ही हैज राइट टू नॉक एट द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ हिज राइट्स आर बीइंग क्या चीज, स्नैच देम। गेटिंग एवरीवन। तो हमारे देश का जो राइट है, उस राइट्स में क्या है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि राइट्स परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। पहला पॉइंट कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, वहां पे अभी आपने कोसोवो के बारे में पढ़ा, सऊदी अरब के बारे में पढ़ा, छोटा सा एग्जांपल देख लो, नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ लो, एग्जांपल देख लो, चाइना के बारे में पढ़ लो, पाकिस्तान के बारे में पढ़ लो, लीबिया सीरिया के बारे में पढ़ो, ये सारे कंट्री के बारे में पढ़ लो। तो यहाँ पे आपको खुद के देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे पब्लिक के पास कोई राइट, वहाँ का जो डिक्टेटर है, वहाँ का जो रूलर है, उसने जो बोल दिया समझ लो कि वो एक तरह का राइट है। आपका अपना पर्सनल कोई राइट्स नहीं है जिसकी राइट्स की मदद से आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी खड़े हो सकते हैं। पहला पॉइंट।
तो हमारे देश में देख लो कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी है या फिर मेजोरिटी है, देखो इस राइट्स की वजह से मैंने बताया था आपको, ये जो फंडामेंटल राइट हमको मिले इस राइट की वजह से मनमोहन सिंह जी, मतलब सिख जो 2% है आपके देश में, उन लोगों ने क्या किया, 10 साल तक आपके देश के मेजोरिटी के ऊपर राज किया। मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन साहब हमारे देश में 2004 से लेकर 14 तक देश के प्रधानमंत्री थे ना। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या देश के, हमारे देश का राइट कि आपको सब चीज एक्सेप्ट करना है। पॉइंट 2, राइट्स ये भी इंश्योर करता है क्या चीज की मेजोरिटी अपनी मनमानी तरीके से कोई काम नहीं कर सकती। राइट्स भी एक तरह के गारंटीज है जो बताता है कि कोई भी काम आप गलत नहीं कर सकते। तो ये सारे, तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब चलो यहाँ पे कुछ राइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि हम अपने देश की अब स्पेशल बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, हमारे कानून के सामने, लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल। हर बंदा जो है वो इक्वल है, हर वो सिटीजन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, माने अरबपति हो या फिर करोड़पति हो, कानून के सामने एवरीबडी, एवरीवन इज इक्वल। अगर कोई करोड़पति अगर वो कोई क्राइम करता है या फिर करोड़पति क्राइम करता है, दोनों को एक जैसा पनिशमेंट है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं है। तो ये बताता है राइट इक्वालिटी है। बट यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि everyone knows that the rich can have better lawyer in the court, then what is the point in talking about equality before law? अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन समझो, सपोज करो कि एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा पुलर, ठीक है। एक करोड़पति ने अपने कार से क्या करा, उसको एक्सीडेंट कर दिया। अब उसने उस करोड़पति के ऊपर केस कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट में केस कर दिया तो रिक्शा जो पुलर है वो तो गरीब है, तो उसके पास उतने पैसे नहीं कि वकील को, एडवोकेट या फिर लॉयर को अपने साथ रख सके। लेकिन जो करोड़पति है वो तो महंगे से महंगे लॉयर को अपने सामने खड़ा कर सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। गेटिंग यस नो? तो फिर यहाँ पे कहाँ पे इक्वालिटी है बिफोर लॉ? देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन किया गया है। आप लोग को समझ में आ रहा क्वेश्चन? यस और नो एवरीबॉडी? फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि सपोज करो कि रोडपति और करोड़पति के बीच में फाइट हुआ, केस हुआ, तो उस केस की बात करें तो दोनों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए था। बट आपने देखा कि जो रोडपति है उसको खाने का ठीक नहीं है, वो वकील कहाँ पे अपने लिए रखेगा, एडवोकेट कहाँ पे रखेगा। अब करोड़पति जो वो तो महंगे से महंगे वकील को सामने खड़ा कर देगा, केस जीत जाएगा, क्लियर है। तो फिर यहाँ पे कहाँ पे इक्वालिटी है बिफोर लॉ? समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सुनो, तो बताओ इसका आंसर मेरे को बताओ। यस ये थोड़े करने पे होगा, आंसर चाहिए इसका। शुभम नहीं प्रेजेंट है क्या? शुभम इज नॉट प्रेजेंट, क्या ही नहीं रहा अभी। चलो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि नहीं है? यस कि नो? एवरीबॉडी? तो देखो कहने का मतलब है कि चाहे आप कितने भी महंगे एडवोकेट खड़े कर दो, जो एविडेंस होंगे उस एविडेंस के आधार पे ही कोई निर्णय, डिसीजन होता है। अगर महंगे वकील को खड़ा कर दोगे तो महंगा वकील महंगा एविडेंस नहीं लेके चलाएगा। अब इमेजिन करोगे उनके कार ने इसको एक्सीडेंट किया है, उसका फोटो ले लिया गया है, या फिर 2 4 10 गवाह उसके फेवर में मौजूद है, तो क्लियर है कि आप पैसे से उन लोगों को थोड़ी ना वो करो। ये हो सकता है कि पैसे से आप गवाह अपना खड़ा कर दो, वो अलग चीज है आपके देश में इस तरह का सिस्टम है।
इस तरह का सिस्टम है आपके देश में, नो डाउट। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब कि कानून के सामने हर बंदा इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो करोड़पति हो या फिर उड़पति हो, ठीक है, सबको एक जैसा पनिशमेंट, जस्टिस और इनजस्टिस मिलेगा। तो आपके देश में हर जगह पे पहले के टाइम में, जो इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पहले के टाइम में अगर जाओगे, ध्यान देना, तो आपने देखा था क्या कि भाई अगर फॉरवर्ड क्लास के लोग इस सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे अनटचेबल्स वी आर अनेबल टू गो देयर। इफ फॉरवर्ड क्लास पीपल take water from the well, then untouchables were not allowed to take water from that well। ऐसा कुछ पॉइंट था कि सपोज इस मोहल्ले में अगर फॉरवर्ड क्लास के लोग रहते हैं तो वहाँ पे अनटचेबल्स नहीं जाएंगे। मंदिर में अगर हम पूजा करें तो मंदिर में तुम पूजा नहीं करो, इस कुएं से पानी अगर मैं पी रहा हूँ तो आपको पीने का कोई परमिशन नहीं। ये सब चीजें थी पहले, ये सब चीजें थी। बट कहने का मतलब है कि आज क्या है, आज के ये सब चीजें हैं? नो। आज क्या है? तो आज इक्वालिटी है। अब सपोज करो कि पहले के टाइम में ऐसा था, आज स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो आपके बगल में कौन सा स्टूडेंट बैठा है, वो किस कैटेगरी का, किस कास्ट का, किस रिलीजन का, ये सब कुछ पता है क्या? नोबडी नोज। हम क्या करते हैं, बस यूनिफॉर्म को देखते हैं कि यूनिफॉर्म सबका एक है, मतलब वी ऑल आर वन, हम सबके सब एक है। ऐसा कुछ होता है ना? इमेजिन करो कि पहले क्या था कि भाई हम इस कुएं से पानी पी रहे हैं, इस कुएं से पानी तुम नहीं पियोगे। अब रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में बैठ के जब खाना खाते हो तो जिस थाली में तुम खा रहे हो उस थाली में आपसे पहले कौन खा के गया, ये आपको पता है क्या? यू नो दैट? नो, यू डोंट नो। दूसरी तरफ आप बात कर लो क्या, जिसकी पहले कहते कि भाई जहाँ पे फॉरवर्ड है वहाँ पे अनटचेबल्स नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब आप जिस स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हो उस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, टीचर्स कौन है, आपको पता है क्या? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। जिस जगह पे आप बैठोगे उस जगह पे अनटचेबल को बैठने का अधिकार नहीं जाता। तो सिनेमा हॉल में जब पिक्चर देखने जाते हैं तो जिस सीट पे आप बैठ रहे हो उस सीट पे आपसे पहले कौन बैठ के गया आपको पता है क्या? नोबडी नोज। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में ये कास्ट सिस्टम जो वो लगभग लगभग खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। गेटिंग? यस, नो, एवरीबडी? सबको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन वो पूछेगा तब तो जी, खाली सुन रहा है रामायण की तरह, कुछ पूछो। नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन करोगे तब तो कुछ समझ में आएगा। 1 घंटा पूरा मेरे को बुलवा देता है। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा तब तो समझ में आएगा कि क्या आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। केवल यस यस सर समझ रहे समझ रहे, समझने पे होता है, कुछ पूछने से भी होता है। तो देखो दूसरा इक्वालिटी। अब देखो इक्वालिटी और क्या है, जॉब्स की बात कर लो, हर आदमी के पास इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा नहीं ना कि पहले के टाइम में था कि भाई कि कॉबलर का लड़का कॉबलर ही बनेगा, वॉशरमैन का लड़का वॉशरमैन बनेगा, क्लीनर का बेटा क्लीनर ही बनेगा। अब ऐसा कुछ है क्या? अब कॉबलर का लड़का भी अगला आईएएस आईपीएस बन सकता है, एक फार्मर का लड़का भी आगे बढ़ सकता है, एक चाय जो बेचने वाले बंदे थे वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये क्या 21वीं सदी का भारत है जहाँ पे इक्वालिटी ही इक्वालिटी है। एवरीवन गेटिंग? यस और नो? तो ये डिस्क्रिमिनेशन लगभग खत्म हो चुका है, अनटचेबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है, ठीक है। सेकंड है, देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, कहने का पॉइंट है क्या, जिसकी हम लोग आजाद हैं, वी आर इंडिपेंडेंट टू स्प्रेड आवर आइडियाज। हम क्या सोचते हैं इस पॉइंट को दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं, ये हमें आजादी है। हमें बोलने की आजादी है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट में भी बोलने की आपको आजादी। खैर यहाँ पे ये राइट टू फ्रीडम की बात हम लोग पहले कर लें। तो फ्रीडम का मतलब भी जानते हो क्या, जिसकी ऑब्सेंस ऑफ क्या, जिस कॉन्ट्रेंट्स, मतलब कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई आपके लाइफ के बीच में इंटरफेयर ना करे। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ फ्रीडम आपको दिया, जिसमें पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की आजादी।
मतलब अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की आजादी आपके पास है। अब बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है, मैंने जो आपको बताया कि सपोज करो कि रोड पे गए, किसी के घर के सामने गए, उस घर को खट 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 नॉक किया, दोबारा उस बाहर निकला, उसको कुछ उल्टा पल्टा कुछ भी बोलना शुरू कर दिया आपने, ये आजादी नहीं है। पहले ही मैंने बताया कि राइट्स का मतलब क्या है। राइट्स का मतलब मैंने बताया कि राइट्स वैसे क्लेम्स हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने तैयार करा है, प्लस आपके सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट करा है। आपका राइट कब तक है? जब तक कि वो आपके लिए एज वेल एज आपके सोसाइटी दोनों के लिए वो बेनिफिशियल है। बट कहीं ऐसा कुछ हो कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इन दैट केस योर राइट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या चीज? कैन एनीबॉडी टेल मी? योर राइट विल बी कन्वर्टेड इनटू 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 क्राइम। एक्सीलेंट, परफेक्ट। क्राइम वहां पे आपका राइट हो जाएगा, आपका राइट नहीं रहेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, मतलब आप कहीं भी सपोज करो कि 2 4 10 20 50 100 200 400 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं शांतिपूर्वक, यानी बम बारूद लेके कहीं खड़े हो गए तब नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से आप खड़े हो सकते हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं, जो करना है, तो ये भी आपके पास राइट है। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप इन अपना अपना ये है इंडस्ट्रियलिस्ट वर्करों का पॉइंट है कि वो लोग अपना एसोसिएशन या फिर यूनियन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। अब कहने का मतलब आप अपने देश के किसी भी कोने में आराम से घूम सकते हैं बिना वीजा के, कोई वीजा वजा नहीं देने की जरूरत है। अगम्य, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो फ्री में चले जाओगे क्या? फ्री में चले जाओगे? एनीवन? एनीवन? कोई फ्री में जाएगा? अगर अमेरिका जाए, चाइना जाना चाहे, कहीं किसी दूसरे देश में जाना चाहे, फ्री में जा सकता है एनीबडी? कोई भी कोई जा सकता है? नो। बट वही अब सपोज करो कि यहाँ पे अगर दिल्ली जाना, यहाँ से महाराष्ट्र जाना, यहाँ से वेस्ट बंगाल जाना, तो उसके लिए वीजा लेने की जरूरत है कि रेलवे टिकट लेना है, तो उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम कर सकते हैं कि हम अपने देश के वी कैन मूव एनीवेयर इनसाइड अवर कंट्री फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है, आराम से आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, what is visa? वीजा का मतलब भी आप जैसे भी अगर आप दूसरे देश में जब जाते हो तो वहाँ पे उस देश की जो गवर्नमेंट है वो आपको वीजा देती है, और उस वीजा देने के पहले आपके पूरे कैरेक्टर के पॉइंट को चेकआउट करती है कि आप कैसे हैं। पता नहीं कि कोई क्रिमिनल लेवल का बंदा है और डायरेक्टली यहाँ पे चले आ रहा है या फिर कुछ भी, पूरा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को देखा जाता है, क्या है नहीं है, क्यों आप आ रहे हो, किस पर्पज से आ रहे हो, वगैरह वगैरह, ये सब जांच करके तब आपको लास्ट में वीजा दिया जाता है कि चलो ठीक है, नाउ यू आर कैपेबल टू कम इन दिस कंट्री। तो हम अपने देश में कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, आराम से घूमिए देश के इस कोने से देश के उस कोने तक, कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अगला पॉइंट, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप अपने देश के किसी भी स्टेट में जमीन खरीद के घर बना के आराम से सुकून से रह सकते हैं, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स गेटिंग? यस और नो? पहले के टाइम में क्या था, आज से 2 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में ये सिस्टम नहीं था, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, जम्मू एंड कश्मीर में आप वहां पे घर नहीं बना सकते थे, नहीं रह सकते थे। बट 370 जो एक्ट था उसको हटाने के बाद अब आप वहां पे भी जा सकते हैं, आप वहां के लिए भी फ्री हो चुके हैं। प्लस अगला पॉइंट है देखो यहाँ पे, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, आप अपने मन अपनी एबिलिटी के आधार पे जो मन करे वो जॉब लीजिए, जो जॉब करना है वो जॉब करिए, जो ट्रेड करना है, जो बिजनेस करना है, मछली बेचना है मछली बेचो, अंडा बेचना है अंडा बेचो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। For everything you are independent. Getting everybody? Yes or no? और ये जो राइट्स आप देखो, ये सारे राइट्स केवल ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए, आयुष के लिए है या फिर अनुष्का के लिए है, ये राइट हर वो बंदे के लिए जो अपने नेशनलिटी में बगल में इंडियन लिखता है, ठीक है, तो सबके पास ये राइट है। एवरीबडी who writes Indian in their nationality
हैज 100% दीज ऑल राइट्स व्हिच तिवारी जी एंजॉय, जो मैं एंजॉय करता हूँ वो राइट सबके पास है। यस, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या पूछो अनुष्का, अपने को अनम्यूट करके पूछो। सर जैसे आपने बोला जम्मू एंड कश्मीर में पहले कोई लैंड नहीं खरीद सकता था तो अब खरीद सकते हैं, तो सर वहाँ पे पहले इलेक्शंस क्यों कंडक्ट नहीं होते थे? इलेक्शन तो होते थे सर उस दिन न्यूज में दिखा रहा था कि पहले नहीं होते थे, अब इलेक्शंस होने वाले हैं। पर इलेक्शन होता नहीं था, वहां पे भी तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट था, महबूबा मुफ्ती पीडीपी के सरकार कितने दिनों तक रहा, कौन बोलता इलेक्शन नहीं होता था? जी वो यूसी ब्राउजर का न्यूज नहीं ना देख लेता है, न्यूज देखो, जी न्यूज देखो, रिपब्लिक भारत देखो, ये सब न्यूज चैनल देखो। तो ये सब हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग हैं, सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशन, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू। किसी भी मुद्दे पे पब्लिक के पास ये राइट्स है कि वो मीटिंग कर सकती है, प्रोसेशन निकाल सकती है, रैलीज निकाल सकती है, सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकती है, किसी भी इशू पे। देखो यहाँ पे हमारी मांगे पूरी करो। अब इमेजिन करो कि ये जो आपकी सरकार बनी है बिहार में भी, तो इन लोगों ने 19 लाख नौकरी देने की बात की कि 19 लाख नौकरी देंगे। अगर ये अपनी बातों को पूरा नहीं करते तो क्लियर है कि हमारे देश के, हमारे स्टेट के लोगों के पास ये राइट है ना कि हम लोग बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकले क्या करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। इसके बाद यहाँ पे देखो कि फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री, हम अपने देश के किसी भी कोने में आराम से जा सकते हैं, कोई रोक कोई टोक नहीं है। गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर मेट्रो सिटीज, हर जगह पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओ, जा सकते हो। अब आइए अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब ये क्या है कि सपोज करो कि इसके लिए आपने देखा कि सबसे, देखो बिजनेस क्लास की बात करोगे, जब मार्केटिंग की बात करोगे, तो वहां पे कोपड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को तैयार किया गया, ठीक है, 1986 में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को तैयार करने का मेन टारगेट क्या था कि भैया जो हमारे कस्टमर है उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए और उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोका जाए। डन। और उनके एक्सप्लॉइटेशन को, जैसे में फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, क्राइम, किसी भी तरह का, उन सभी चीज़ों से आपके देश के लोगों को रोका जाए। इसमें एक देखो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, बेगार। बेगार का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जिसकी पहले के टाइम में ऐसा पॉइंट था कि आपके यहाँ के मजदूरों को जबरदस्ती लोग काम करवाते थे, बस उनको पेमेंट नहीं देते थे, ठीक है। तो इस बेगारी सिस्टम को भी आपके देश में खत्म किया गया, जो बॉन्डेड लेबर थे। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है देखो, ट्रैफिक की बात किया गया है। मतलब ये पहले स्लेवरी सिस्टम चलता था 1848 के समय, कहाँ पे, तुम्हारा फ्रांस की तरफ, साउथ अफ्रीका साइड में। तो वहाँ पे आदमी को खरीदा बेचा जाता था, जैसे आप लोग जानवरों को खरीदते हो ना, मुर्गा मुर्गी को खरीदते हो, उससे क्या तो आदमी को आदमी लोग जो थे उनको जानवरों की तरफ खरीदा जाता था। तो पहले था वहाँ पे देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या चीज, ट्रायंगुलर स्लेव, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जिसमें क्या था कि अमेरिका था, साउथ अफ्रीका था और तुम्हारा फ्रांस था। उसमें क्या होता था कि फ्रांस, जो अमेरिका के जो लोग हैं, साउथ अफ्रीका में जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को क्या चीज, जानवरों की तरफ बांध के रखा जाता था। नहीं है 1000 2000, मतलब जो जिसका रेट था, जो बिजनेसमैन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट गए और जाके आदमियों को पैसा देके खरीद के लेके आए अपने यहाँ, 10 साल 20 साल के उस पर काम करवा रहे, खटा रहे हैं, ये दिस एंड दैट। तो ये सब ट्रैफिक, तो इस सब सिस्टम को भी खत्म किया गया है। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब आदमी की खरीद बिक्री, तो इंसानों को भी खरीदा बेचा जाता था। बच गए। इसके बाद देखो यहाँ पे एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ का मतलब है क्या चीज की,
हमारे पास ये अधिकार है कि हम अभी भी देखते हो क्या कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, बट इंडिया को अगर तुम सऊदी अरब से कंपेयर कर लो तो देख लोगे क्या जिसकी सऊदी अरब एक ऐसा देश जहाँ पे बस एक ही रिलीजन काम करेगा, दूसरे रिलीजन को नो अधिकार। बट हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ पे सारे के सारे रिलीजन को एक जैसा अधिकार नहीं है। तो हमारे देश की बात करोगे तो एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पे किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में अडॉप्ट नहीं किया गया है। प्लस हमारे देश, अब एक छोटा ही एग्जांपल मैं आपको देते रहा हूँ कि सिख जो 2% है उन लोगों ने 10 साल तक आपके देश में मेजोरिटी के ऊपर रूल किया। तो इससे बड़ा सेकुलर कंट्री और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब यहाँ पे देखो कहने का मतलब है कि आपके देश की बात करोगे तो हमारे देश में जो भी बंदे हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो एजुकेशन लें। अब पहले के टाइम में आप बात करने तो आपने देखा कि क्या फीमेल लेडीज लोगों के पास ये सब अधिकार नहीं था। Females were not allowed to go outside of their houses to have education, but today everybody, यहाँ तक कि जो पुअर पीपल है उनके लिए भी गवर्नमेंट माना कि वो सारी सुविधाएं आप लोग की तरह सुविधा नहीं है, बट फिर भी है ना। अरे समथिंग इज बेटर देन क्या होता है, नथिंग। बहुत सारे लोग इस पे क्लेम करते हैं कि क्या कैफे बात कर रहे हो आप, आंगनबाड़ी का स्कूल खोल दिया, खिचड़ी केवल खिलाता है, कुछ पढ़ाता है। अब इमेजिन कर लो कि अगर वो आंगनबाड़ी भी नहीं खुला होता तो क्या वो बच्चों को ABCD भी पढ़ने आता क्या? तो होता ना कि समथिंग इज बेटर। एक ही बार ऐसा तो नहीं कि वो एकदम जो गरीब के बच्चे उनको लेके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई बैठा सकता है, वो सारी सुविधा दिला सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। विकास देखो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट स्लो होता है, धीरे धीरे ही होता है। अरे कहने का मतलब धीरे धीरे ही सही, विकास होना चाहिए, रुकते रुकते ही सही, देश को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर ये आंगनबाड़ी नहीं करेगा तो उसको तो जो मिलना है वो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ ना मिले उससे कुछ तो मिल रहा है, कुछ से ही वो आगे बढ़े। उसने ABCD जाना, उसका आने वाला जनरेशन F फॉर एप्पल जानेगा, उसका आने वाला जनरेशन किताब पढ़ेगा, फिर उसका आने वाला जनरेशन बुक लिखेगा, होगा ना, धीरे धीरे विकास होगा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको चेतन भगत तो कोई नहीं बना देगा। गेटिंग एवरीवन? तो एजुकेशन राइट सबके पास है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, चाहे जो भी है। यहाँ पे देख लो हमारे देश में कोई भी सेक्शन है, अच्छा अकाम में आ गए, इंटर कर चुके हैं, वेरी गुड। तुम ब्रेक ले लेके खाना खाने चला जाता है क्या जी? जब भूख लगता है तो ब्रेक लेकर पहुंच जाता खाना खाने, चलो खाते हैं, कुछ खा पी के चले आते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे देख लो, कहने का मतलब है कि हमारे देश का जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को जानता है, किसी भी कल्चर को फॉलो करता है, उसके पास ये राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सके। कोई उसके ऊपर नहीं, सॉरी की बात नहीं है, कोई दिक्कत। अभी ये मैंने पहले बताया ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट है कुछ कुछ। प्लस देखो यहाँ पे एडमिशन की बात, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले सकते हो, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप इस स्कूल में, आप इस क्लास में नहीं पढ़ सकते, चलो हटो निकलो यहाँ पे। प्लस जितने भी माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज का मतलब जानते हो जो मेजोरिटी में बहुत कम है, वो उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, और वहां पे अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कल्चर ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि हाउ कैन, आखिर ये जो भी राइट्स हैं इन सब राइट को आप सिक्योर कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, का मतलब ये खुद एक तरह का फंडामेंटल राइट्स है, जिसके आधार पर अगर आपके राइट के साथ किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो आपके पास ये राइट है प्रभु कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स के लिए। और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक लड़की बच्ची एक फिगर बनाकर पूछा गया कि कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टॉप यू फ्रॉम अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर योर फंडामेंटल राइट्स? कि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो क्या उस देश का प्रेसिडेंट आपको रोक सकता है? यस और नो? एनीबॉडी?
रोक सकता है? यस कि नो? नो 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 नो। चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे राइट्स हमें पता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप मी टू नॉक एट द डोर ऑफ क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखो एक वर्ड है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब है कि सपोज करो कि अगर कुछ ऐसे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, तो आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी इस कोर्ट में जा सकते हो, ये भी आपके पास राइट है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में चले जाओगे तो वेस्ट बंगाल में आप जब गए तो वहां पे आपने देखा कि ममता बनर्जी ने क्या किया, रामनवमी के जुलूस को रोक दिया। बोला कि पहले मुहर्रम का जुलूस निकल जाएगा, उसके बाद रामनवमी का जुलूस निकलेगा। अब उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट मतलब हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में लोगों ने अपील करा और हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के इस डिसीजन को खारिज कर दिया। बोला कि कुछ नहीं, आपको जब मन करे आप रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी जा सकते हो कोर्ट में। दैट इज कॉल्ड क्या? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? भैया सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है, आखिर ये जो भी राइट्स है इसको और भी ज्यादा आप एक्सपेंड कैसे करो? कुछ और राइट्स आपको मिलने चाहिए। देखो हमें और भी राइट्स मिलने चाहिए। जैसे पहला है राइट टू प्राइवेसी। हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि भाई हम कुछ जो भी प्राइवेट चीजें उसको प्राइवेट रखें। जैसे मैं देखो कि लोग जो है अपने घर में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं है, फोन नंबर्स हैं उनको टैप आपके घर में डायरेक्टली कोई पुलिस वाला घुस नहीं सकता है घर की तलाशी लेने के लिए। ऐसा कर सकता है क्या? वो पहले वो दिखाएगा। दूसरा है कि आपके फोन को कोई टैप नहीं कर सकता, आपके कम्युनिकेशन को कोई स्टॉप नहीं कर सकता कि भाई आप, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, मेरे नंबर को कोई क्या कर रहा है, वो कर रहा है, भाई तो किससे बात कर रहा हूँ, कब बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, आपको उससे क्या मतलब। प्लस अगला देखो कि राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू एन इन्वायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल्थ। मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, ये भी हमें राइट होना चाहिए। राइट टू हैव एक्सेस टू द एडिक्वेट हाउसिंग, घर को साफ सुथरा रखना, घर को मेंटेन रखना, ये भी एक राइट। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, अपने हेल्थ सर्विस को भी मेंटेन करना, फूड वाटर जो भी चीजें इसको मेंटेन करना, ये भी हमारे पास एक राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे भी राइट्स हैं। दूसरी तरफ आप बात करो कि मैनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड एंड राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेंट फंडामेंटल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो राइट्स है इसको फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट करो, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब हर चीज को फंडामेंटल राइट में एंट्री नहीं करा सकते। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला देखो राइट टू वर्क, मतलब कि राइट टू वर्क का मतलब है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन, मतलब हर आदमी के लिए। सपोज करो कि मेरे अंदर एबिलिटी है तो मैं, अगम के अंदर एबिलिटी तो वो, आयुष के अंदर एबिलिटी आयुष, अनुष्का के अंदर एबिलिटी तो अनुष्का, कोई भी अगर हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम वर्क कर सकते हैं तो मतलब करेंगे, उसमें किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए। दूसरा एक है राइट टू शेप एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ये भी हमको चाहिए। फेयर वेजेस चाहिए भाई। अब कहने का मतलब है अगर जेंट्स वही काम कर रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, तो उसको 20,000, लेडीज कर रही तो उसको 15,000, वाई 5,000 लेस, 5,000 कम क्यों उसको, एकदम उसको भी मिलना चाहिए। फिर है राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप अपने मेंटेनेंस को कर सको, अपने लाइफ में लिविंग मेंटेनेंस को मेंटेन कर सको, जैसे मैं फूड, कैफा, क्लॉथ, हाउसिंग वेल मेंटेन हो। इसके बाद राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, ये भी आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए समाज में। हम जब चाहे 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात को अपने घर पे जाए, कोई रोक टोक करने वाला ना हो, बाहर में कोई छीना झपटी ना हो, डकैती क्राइम ना हो, ये सबको राइट चाहिए ना, ये एवरीबॉडी। इसके बाद राइट टू हेल्थ, हमको स्वस्थ एकदम परफेक्ट हेल्थ चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए। अगर हम बीमार हो तो लेडीज हो तो उनको स्पेशल केयर दीजिए, जो चीजें हैं। इसके बाद राइट टू एजुकेशन, मतलब हमको फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दीजिए, प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन भी दीजिए अगर जरूरत पड़े तो कहने का मतलब है कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिलने चाहिए, एवरीबॉडी। अब ये मेरे को बताओ
कि यहाँ तक हम लोगों ने जो टॉपिक डील किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक हम लोगों ने जो टॉपिक डील किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? एवरीवन, आयुष, यहां तक जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब इसको सिलेबस से निकाला है, क्यों निकाला ये पता नहीं है। और PIL कैफे कोर्ट में जाकर फाइल करता रहे भाई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइल करता है, केस करता है। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। और कोई क्वेश्चन आप लोग को? एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? इसको एक बार फिर से घर पे रीड करिएगा आप लोग चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, गुड डे।